आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड के बारे में। यूपी एलटी ग्रेड क्या है, यूपी एलटी ग्रेड के फॉर्म कब तक आ सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या केवल उत्तर प्रदेश के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं या सभी राज्य इसमें मानेंगे, इन सभी जानकारी को हम लोग इसमें करने वाले हैं। नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल SST बाई अनुपम सर। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं प्रयास करूँगा ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से आपको जानकारी मैं दूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में दो तरीके से भर्तियाँ निकलती हैं। वो दो तरीके के विद्यालय हैं, एक तो है जिनको हम लोग राजकीय विद्यालय कहते हैं और एक दूसरे होते हैं जो एडेड वाले होते हैं, जिनको सहायता प्राप्त विद्यालय कहते हैं। सहायता प्राप्त विद्यालय, इनको आप एडेड वाले कह देते हो। तो सहायता प्राप्त विद्यालय जो टीजीटी एंड पीजीटी की जो भर्ती होती है, जो साल 2022 में टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकली थी, जो अभी तक नहीं हुई है, जिसको लेके अभी 18 और 19 जून को पीजीटी की भर्ती होने वाली थी, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा उसको भर्ती को कैंसिल करके कह दिया गया कि अगस्त में भर्ती को हम लोग लेंगे। तो ये वाली जो भर्तियाँ ये तो सहायता प्राप्त विद्यालय की होती हैं। अच्छा, इतना आप जानते हो कि टीजीटी का टीचर कौन है, जो विशेष तौर से 9th और 10th को पढ़ाता है, राइट। पीजीटी का टीचर कौन है, तो पीजीटी का टीचर वो जो विशेष तौर से 11th और 12th को पढ़ाता है, राइट। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन राजकीय विद्यालय में क्या होगा, राजकीय विद्यालय में जो 9th और 10th का जो टीचर है उसको बोला जाता है एलटी ग्रेड का टीचर, सहायक अध्यापक बोल देते हैं। और राजकीय विद्यालय में जो 11th और जो 12th का टीचर है उसको हम लोग प्रवक्ता बोल देते हैं, उसको जीआईसी बोल देते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, तो जीआईसी। तो दो प्रकार से स्कूल जो है रन होते हैं उत्तर प्रदेश में, एक तो राजकीय विद्यालय होते हैं। राजकीय विद्यालय इनकी जो भर्ती निकालता है वो लोक सेवा आयोग के द्वारा निकलती है, जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसकी भर्ती निकलती है, ध्यान रखना भैया। वहीं सहायता प्राप्त विद्यालय की भर्ती पहले तो हमारा जो कि वो बोर्ड था, ध्यान रखना, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था जो इसको काम को कर रहा था, लेकिन अभी उसके लिए आयोग बना दिया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया गया यहाँ पर भी। तो यह जो आयोग है वह टीजीटी पीजीटी की भर्ती को कराएगा, सहायता प्राप्त विद्यालय वाले की। लेकिन जो राजकीय विद्यालय होती हैं, ध्यान रखना, जो ये वाले जो हैं उनको लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है, जिसको हम लोग यूपीपीएससी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो अभी तक की क्लास में आप इतना समझ गए होंगे कि यूपी एलटी ग्रेड अगर हम बात करें तो एलटी ग्रेड की हम बात करें, इन राजकीय विद्यालय वालों के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक एक करके जानकारी यहाँ पर मैं लूंगा। फॉर्म कब तक आ सकते हैं, तो पहले जानकारी समझ लीजिए। 10,000 से भी कुछ ज़्यादा पदों पर भर्तियां पहले आपकी आई थी साल 2018 में, और साल 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की वैकेंसी नहीं आई है। और उसका एक कारण था समकक्ष अहर्ता। क्या था भैया? समकक्ष अहर्ता उसका एक कारण था। उसको समकक्ष अहर्ता के कारण भर्तियां नहीं आई थी, लेकिन हाल फिलहाल में समकक्ष अहर्ता वाले मामले को शिक्षा निदेशालय के द्वारा हटा दिया गया है, और शिक्षा निदेशालय के द्वारा हटा करके लगभग 9,043 पदों पर अध्याचन भेजा गया। कि इसको आयोग को अध्याचन भेजा गया है, यूपीपीएससी वाले को, तब दो सुलेख सेवा आयोग को अध्याचन भेजा है कि भैया 9,043 पदों पर आप लोग जो है कि भर्तियां कराओ, जिसमें जीआईसी और एलटी ग्रेड की दोनों की भर्ती हैं, जिसमें लगभग 1600 के आसपास पद तो हमारे जीआईसी के हैं और लगभग 7,500 के आसपास पद हमारे जो हैं एलटी ग्रेड के हैं। तो फॉर्म कब तक आ सकते हैं, ये भी हाल फिलहाल की सुबगाहट चल रही है भैया, अभी 2025 में, कि भैया मई जून जुलाई में हो सकता है कि एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन देखने को मिले। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे कभी भी बात से पलटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भैया ट्वीट करके शिक्षा का कहा जाता है कि भैया 2 लाख पदों पर भर्तियां निकलेंगी, साल 2026 तक पूरा करेंगे। पता चलता है 2-3 घंटे बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी का जो एजुकेशन मंत्रालय। तो यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है। बहरहाल आज की क्लास हम लोग जानकारी लेंगे। तो फॉर्म कब तक हो सकता है, इस सवाल का जवाब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एक न्यूज़ की कटिंग भी अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एलटी और प्रवक्ता के 9,043 पदों पर भर्ती होंगी। कहा गया कि शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अहर्ता विवाद विस्तारित करके सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के 9,043 पदों पर अध्याचन सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। और अब कहा गया कि आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। तो जल्दी वो क्या करेंगे भैया, भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। ये बात एक अलग है। लेकिन अब हम चलेंगे इसकी एलिजिबिलिटी पर आएंगे, कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है, इसकी एज लिमिट क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। बिल्कुल ऑफिशियल डेटा के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पुराना वाला 2018 वाला उसका हमारा नोटिफिकेशन है पुराना, उसके माध्यम से हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखना।
तो सबसे पहली बात, फीस वगैरह जो भरी जाती है बहुत कम खर्चा होता है, 100 रुपये के आसपास फीस भरी जाती है, 20-25 रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्ज होता है जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए वो और कम हो जाती है, और SC/ST वालों के लिए बिल्कुल फ्री है फॉर्म भरना, ध्यान रखना। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊं, लास्ट वाला तो आपको पता है कि प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट आर 10,768 है, इनमें मेल फीमेल के लिए तो 10,768 है पुरानी भर्ती। अच्छा, अभी हम हाल फिलहाल में एक एक करके अगर मैं बात करूंगा, ध्यान रखना, तो मैं यहाँ पर लेकर के चलता हूँ, ध्यान रखना। हाँ, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, जैसे कोई भी आप देख लो, जैसे मैं बीच में यहाँ पर इसको यहीं पर रोक दूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ असिस्टेंट टीचर आर्ट्स में, तो यहाँ पे लिखा है भैया बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक तो बीएड है और इक्विवेलेंट डिग्री, इक्विवेलेंट का मतलब इसके समकक्ष। अब समकक्ष में तो बहुत ज्यादा डिग्री आएंगी, समकक्ष में तो विवाद भी इसको लेकर के चला था, तो इसको लेकर के अभी हाल फिलहाल में बदलाव कर दिया गया, समकक्ष अर्हता वाला मैटर को हटा दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, ध्यान रखना, एक एक तरीके से मैं आपको एक एक चीज को बहुत वैलिड तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पूरा नोटिफिकेशन एकदम से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसको लेकर के थोड़ा सा आगे चलते हैं हम यहाँ पे, और हम पहुंचने वाले हैं अपनी जगह पर। जी हाँ, अब हम यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पे तो सबसे पहली बात हम आगे एलिजिबिलिटी पर, योग्यता पर आगे। तो अब योग्यता क्या है, इसके बारे में ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो योग्यता का मतलब है, ध्यान रखना भैया, हर वो विद्यार्थी जिसने क्या किया हो LT ग्रेड के लिए, जिसने ग्रेजुएशन की डिग्री की हो, और ग्रेजुएशन के साथ साथ जिसने बीएड की डिग्री होनी चाहिए कंप्लीट, कोई भी अपीयरिंग अलाउ नहीं है। तो ग्रेजुएशन और बीएड जिसकी कंप्लीट है भैया, वह विद्यार्थी उत्तर प्रदेश LT ग्रेड का फॉर्म भर सकता है। सीटेट पेपर 2 की जरूरत नहीं है, यूपी टेट पेपर 2 की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी भैया, योग्यता हो जाएगी फॉर्म को भरने के लिए। अब दूसरे पर हम आएंगे भैया, एज लिमिट पर आएंगे, आयु के बारे में बात करेंगे भैया, कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूं यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम 2018 तक एक ही होता था, एक ही होता था, 150 क्वेश्चन का पेपर होता था। 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन का आपका सब्जेक्ट होता था और 30 क्वेश्चन का आपका जीएस होती थी। जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना, एग्रीकल्चर, थोड़ा 1-2 रीजनिंग का क्वेश्चन, थोड़ा 1-2 मैथ का क्वेश्चन, ये वाला सेगमेंट पूरा, और 120 क्वेश्चन का आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ये तो आपका 2018 वाला हुआ था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये भी सुनने को मिल रहा है भैया कि LT ग्रेड की परीक्षा भी अब GIC के तौर पर प्री और मेंस में होगी। प्री और मेंस में 2 तरीके से होगी, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम नजर आ रही है कि अगर LT ग्रेड की परीक्षा भी प्री और मेंस में कर देंगे तो फिर LT ग्रेड और फिर GIC में अंतर क्या बच गया थोड़ा सा। हालांकि अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, जैसे एक एक करके यहीं पे समझाता हूं मैं आपको। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस में देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप एंड ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क्स। यहाँ पे 1 नंबर का, मतलब एक प्रश्न जो होगा, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ध्यान रखना, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अच्छा, पहला पेपर जनरल स्टडी का होगा, 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। दूसरा पेपर मेन सब्जेक्ट, एक ही पेपर होगा, 2 पार्ट होंगे, बस ध्यान रखना। मेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी ग्रेजुएशन में आपने क्या है वो वाला, ध्यान रखना। तो 120 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। टाइम कितना हो जाएगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 120 मिनट है, 150 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है। अधिकतम नंबर कितने, 150 नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस में मैन वुमेन ब्रांच में देयर शैल बी 4 सेक्शन इन द मेन सब्जेक्ट। जो SST होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया भैया कि केवल SST के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स कंपैरिजन ऑफ 60 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, द कैंडिडेट शैल चूज एनी 2 सेक्शन आउट ऑफ दी अफोरसेड ऑफ 4 सेक्शन एंड आंसर देम। 4 सेक्शन आपके पेपर में आएंगे, उन 4 सेक्शन में थे आप कोई भी 2 सेक्शन ले सकते हो, जो 2 सेक्शन आपको अच्छे लगे, राइट। इस बात को ध्यान रखना। अब सब्जेक्ट का तो अपना अपना सिलेबस होता है भैया, जैसे ये सोशल साइंस का यहाँ पे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है ना। अब ये तो इकोनॉमिक्स का लिखा हुआ है, सिविक्स का लिखा हुआ है, इसको लेके तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है चैनल पे, आप देख सकते हो। साइंस का सिलेबस लिखा हुआ है, ध्यान रखना पूरा, केमिस्ट्री वगैरह, ये मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे, कॉमर्स का सिलेबस दे रखा है यहाँ पे, ये होम साइंस का सिलेबस दे रखा है, उधर इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, इसको आप हमसे ले भी सकते हो। हिंदी का लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्रीकल्चर का लिखा हुआ है, आर्ट्स का पूरा है, म्यूजिक का है, कंप्यूटर का है, ध्यान रखना भैया, राइट। हाँ, इसको आप यहाँ पे ले सकते हो। सब्जेक्ट उर्दू का लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे जो हमने कहा कि ये तो सिलेबस हो गया सब्जेक्ट का, लेकिन अभी हमने क्या बताया था आपको कि 120 नंबर का तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन 30 नंबर का
आपका जो जीएस वाला सिलेबस है जो सभी के लिए कॉमन है। मान लिया अगर आप मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है तो मुझे 120 क्वेश्चन देने पड़ेंगे। अगर आपका कंप्यूटर होम साइंस है तो आपको 120 नंबर देने पड़ेंगे। आपका साइंस है तो आपको 120 नंबर देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो 30 नंबर का, ये 30 नंबर का सभी के लिए समान है। उस 30 नंबर में क्या क्या एक बार समझते हैं। जनरल स्टडीज में तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल का। मन माने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स 4 तो है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को थोड़ा शामिल कर लीजिए, करंट अफेयर्स को शामिल कर लीजिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी को शामिल कर लीजिए थोड़ा सा, और उस तरीके से आगे बढ़ते हुए ये पूरा पूरा सेगमेंट आपका वहां पर आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ये वाला सिलेबस हो गया। अच्छा ठीक है, तो सिलेबस आपके समझ में आ गया। सिलेबस क्या है, इसको लेके कोई डाउट नहीं होगा आपको। आपके सब्जेक्ट का सिलेबस अलग होगा, 30 नंबर का सभी के लिए कॉमन होगा। हाँ, लेकिन ये 30 नंबर भी बड़े महत्वपूर्ण है, सभी के लिए कॉमन है, तो आपको इन 30 नंबर पे और जोर भी समझना होगा, अच्छे से लिखना पढ़ना पड़ेगा, जीएस को समझना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब मान लें किसी का साइंस है, बैकग्राउंड में बीएससी किया हुआ है, अब साइंस से टीचर बनोगे तो लेकिन आपको ये 30 नंबर में फिर कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए थोड़ा समझना भी मैं आगे आपको बताऊंगा। मैंने 30 नंबर के लिए बढ़िया एक कोर्स भी डिजाइन किया हुआ है, तो आप उसको भी समझिएगा। पैटर्न क्या है, तो पैटर्न आप समझ गए, केवल एक ही पेपर है। अभी चर्चा चल रही है कि प्री और मेंस होगा। अब दूसरी बात क्या बच गई हमारे पास, हाँ, सभी राज्य मान्य है या नहीं, सभी राज्य इसमें मान्य है या नहीं, उनके बारे में थोड़ा समझेंगे। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा, वहां पर सीधा क्या लिखा हुआ भैया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का अगर नागरिक है तो इसका मतलब हर कोई राज्य का व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है। एज लिमिट में मिनिमम एज कितनी है भैया, 21 है। मिनिमम एज लिमिट कितनी है, 21 है। फिर उसके बाद अधिकतम में अपने अपने भाई आरक्षण मिल जाता है रिजर्वेशन के हिसाब से, उसमें आप उसमें अप्लाई मैंने वो अपना भर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात पूरा मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई। इसमें कोई भी अगर डाउट आपका बचना नहीं चाहिए, सारी चीजें A to Z चीज मैंने आपको इसमें बता दी। ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी भैया कि जिसको लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट होना चाहिए। अब आप LT ग्रेड की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। LT ग्रेड के बारे में जानकारी आपको पूरी तरीके से होगी, वो मैंने एक एक चीज आपको बता दी है ना। इसके अलावा भी और भी अगर कुछ इसमें बच जाता है तो मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ, हालांकि कुछ इसमें बचा नहीं है। जाति प्रमाण पत्र वगैरह वो तो भाई हर एक कैटेगरी के उसको बनवाना पड़ेगा, जो जिस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। फोटो वगैरह इसमें होता ही है, ये सब सारी चीज़ हो जाएंगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो तो जब फॉर्म निकलेगा तब ऐसा ही नोटिफिकेशन फिर से आएगा, उस नोटिफिकेशन का फिर से पढ़ लोगे, ध्यान रखना भैया। उसके अलावा अगर हम इसमें देखेंगे यहाँ पे भैया फोटो वगैरह ऑनलाइन ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए, ऑन क्लिकिंग ये हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्स आर्मी, इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन में जनरल इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा रिगार्डिंग में। दूसरा यहाँ पे 40% हो जाना चाहिए कैंडिडेट, 30% कैटेगरीज फिक्स्ड, सच कैंडिडेट शैल बी ओके, स्टैंडर्ड फिक्स्ड बाई ओके, ठीक है। कॉपी में पेंटेन शैल बी इम्पोज्ड ऑफ रॉन्ग आंसर्स गिवन बाय द कैंडिडेट व्हिच इज एज बिलो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी तो 0.33 की क्या हो जाएगी भैया, नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। जिसको 1/3 की हम क्या कहते हो भैया, तो 1/3 की आपकी क्या हो जाएगी भैया, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे चीज़ों को समझ लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें दे रखी है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अगर कोई देखें खास चीज़ ऐसी जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जो हमसे छूट गया हो, तो ऐसा यहाँ पे कुछ खास और है नहीं जो और आपको बताने लायक हो, या कुछ भी ऐसा पॉइंट बच गया हो। ये पूरा, ये मान लीजिए एक तरीके से मैंने आपको पूरा ही नोटिफिकेशन ही आपका पढ़ के मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, अच्छा, और इसके अलावा ठीक है, डिसीजन हो जाएगा 2008 वाला, ठीक है। उसके अलावा द डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शैल बी एडमिशन हाई स्कूल, आप हाई स्कूल की तो मार्कशीट आपकी लगेगी आपकी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए, ठीक है भैया। अच्छा, इसके अलावा हाँ, एज लिमिट में मैंने भी आपको बता दिया था ना। एज लिमिट में क्या है भैया, एज लिमिट में क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 21 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस्ड एट एज ऑफ 40, यानी आपकी एक मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40 साल होनी चाहिए। फिर उसके अलावा भी आपके एज के क्राइटेरिया लगे हुए हैं, ध्यान रखना। फॉर PH कैंडिडेट द मैक्सिमम एज लिमिट, और जो है नीचे दे रखी भैया 55 ईयर्स तक होनी चाहिए भैया। आपके जो एज लिमिट वगैरह दे रखी है उसके आधार पर बात करोगे तो वो यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो आप समझ गए ना, जनरली हम मान के चलेंगे 21 से लेके 40 साल के बीच, तो 21 से लेके 40 साल के बीच हम मान के चलेंगे ना, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ पुरानी वैकेंसीज पे आप निगाह डालो उसके आधार पे, तो वो इतनी सारी वैकेंसीज निकली थी, SST की बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज थी। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश LT ग्रेड में फॉर्म कब तक हो सकते हैं, ये जानकारी मैंने आपको बता दी। एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, वो मैंने बता दिया। एज लिमिट क्या है, 21 से 40 साल आयु है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सभी राज्य मैंने आपको बता दिया। LT ग्रेड क्या है
पूरी जानकारी मैंने आपको इसके बारे में बता दी। अच्छा, जिसके बारे में कह रहा था कि 30 नंबर का जो जीएस है ना, उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। 9 या 43 पदों पे अध्याचन भेजा जा चुका है, भर्ती कभी भी आ सकती है, आप लोग तैयारी करते रहिए। 30 नंबर के लिए मैंने क्या किया है, 30 नंबर के लिए जीआईसी और एलटी ग्रेड के लिए, तो सामान्य अध्ययन जीएस के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया, ब्रह्मास्त्र बैच, जो केवल कितने का, 499 का, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखा है, केवल 499। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके वाला सेगमेंट, प्लस जो एक आध थोड़ा सा बेसिक रीजनिंग वाला आ जाएगा और बेसिक जो मैथ वाला आ जाएगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस एक बैच में, ब्रह्मास्त्र बैच में कराऊंगा, जो सभी के लिए कॉमन है। चाहे आप यूपीएलटी ग्रेड में आपका कोई भी सब्जेक्ट सही, कोई भी सब्जेक्ट सही, आपके लिए बैच कॉमन है, तो आप 499 का इसको ले सकते हो। वैलिडिटी बहुत तगड़ी है इसकी, 36 मंथ की वैलिडिटी आपको बता दूं मैं, 36 महीने की वैलिडिटी है, 36 महीने तक आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, तब तक तो भर्ती आ भी जाएगी। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना होगा, हमारा एप्लीकेशन क्लास 1 प्रिपरेशन है, वहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, स्पेशली जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, स्पेशली एसएसटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है बहुत तगड़ा, जिसका नाम है टीजीटी एसएसटी बैच अनुपम बैच। अपने नाम से अनुपम, यानी अनुपम शब्द का अर्थ क्या होता है, अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा न हो। अनुपम बैच लॉन्च किया हुआ और जहां पे एसएसटी की तैयारी हम आपको कराएंगे एनसीईआरटी के साथ। कंप्लीट एक बड़ा बैच है जिसमें यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, इन सभी परीक्षाओं के आए हुए, यानी ऑल टीजीटी के आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर, ऑल टीजीटी का कंटेंट आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। बेहतरीन कोर्स है, केवल 1499 रुपए में, सभी टीजीटी एग्जाम के लिए, वैलिडिटी 36 मंथ। तो यूपी एलटी ग्रेड में मेरे पास एक तो आपके लिए जो कोर्सेज है, एसएसटी वाले बच्चों के लिए तो पूरा कोर्स है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट टीजीटी लेवल पे मैं आपको इस कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ। 1499 रुपए में, 36 मंथ की वैलिडिटी है। डेमो चल रहे हैं एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लास 1 प्रिपरेशन है, वहां से देख लीजिएगा। और 30 नंबर का ये कॉमन बैच जो है सभी के लिए, तो आप इन दोनों बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा एक नंबर है, नंबर नोट कर लीजिए, 92 35 56 64 11। पर्सनली आप मुझसे बात करना चाह रहे हो, जानकारी लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। और ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में बता दी, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड क्या है क्या नहीं है। शांतिपूर्वक अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, लव यू ऑल।